नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड सरकार बागेश्वर में हर साल आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेले को और भी भव्य दिव्य बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में सभी अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार इस मेले को विस्तार रूप देकर स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा बाजार देने के साथ साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करने के प्रयास में है। राज्य में विंटर टूरिज्म को बढ़ाने की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है। महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देश सूचना विभाग को भी प्राप्त हो चुकी है। 14 जनवरी से शुरू होने जा रहे मेले के लिए सभी तैयारियां भव्य स्तर पर की जाएंगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि सूचना विभाग के द्वारा इस संबंध में जो विस्तृत सामग्री है सूचना से संबंधित वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित की जाए, ताकि लोगों को अवगत हो सके, जानकारी मिल सके कि जो बागेश्वर में 14 तारीख को उत्तरायणी का मेला लगता है उसको बहुत भव्य और दिव्य रूप में मनाया जाएगा, ताकि एक तो उसका विस्तार विश्व पटल पर हो, पर्यटन के रूप में विकसित हो और पर्यटक भी वहाँ पर आएँ, जो हमारे प्रवासी लोग हैं उत्तराखंड के वो भी वहाँ पर आएँ और एक नई पहचान मिले। इसलिए वहाँ पर जो स्थानीय खाद्य हैं, स्थानीय हमारी जो लोक परंपराएं हैं, जो स्थानीय संस्कृति हैं, उनको संरक्षित करने के लिए और उनके संवर्धन के लिए दोनों तरीके से वो बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा। उसको लेकर के इसकी तैयारी की। देहरादून पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस द्वारा आयोजित 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीरंदाजी में हाथ भी आजमाया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खेल कोटा फिर से आरंभ करने की घोषणा की है। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में जीतेगा उसे सिपाही स्तर पर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीतेगा उसे दारोगा स्तर पर और जो ओलंपिक में पदक जीतेगा उसे डिप्टी एसपी पद पर तैनाती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति को लागू की गई है। खेल नीति में खिलाड़ियों के उन्नयन और उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए व्यवस्था की गई है। खेल व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए लाभदायक है और इस आयोजन में 19 राज्यों की पुलिस टीम समेत सशस्त्र बलों का मिलाकर कुल 26 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। 14 से 19 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 316 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 196 पुरुष और 120 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। मैं सबसे पहले तो जो कि तीरंदाजी प्रतियोगिता द्रोण की नगरी देहरादून में आयोजित हो रही है, इसमें पूरे देश भर से पधारे सभी पुलिस के जवान खिलाड़ी सबका मैं यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि महान धनुर्धर विद्या के गुरु द्रोण की तपस्थली में, क्योंकि ये धनुर्विद्या पुराने समय में और आज तीरंदाजी के नाम से सब जानते हैं, यहाँ पर हो रही है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा, अपना प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। और आज खेलों के क्षेत्र में हमारा राज्य भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं और इसके साथ साथ आज मैंने यह भी घोषणा करी है जो विशेष खेल कोटा था वो भर्ती प्रक्रिया उसको भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं उसमें बहुत प्रतिभाएं निकल कर बाहर आती हैं। एक से एक बच्चे हमारे होनहार हैं, उन सभी का निकट भविष्य में इसके माध्यम से कहीं ना कहीं खेलों में आगे बढ़ने के कारण से उनको भर्ती प्रक्रिया में चयन का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ उनके जीवन में स्थिरता भी आएगी। मैं आज इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आयोजन समिति उत्तराखंड पुलिस में 2011 आखिरी भर्ती हुई थी जो खिलाड़ियों की। राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं।
कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करता है और हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है तो वो उत्तराखंड के कोटे में जाएगा। तो ये हमने अनुरोध किया है। तो ये पहले व्यवस्था नहीं थी या अब ये ऐड होने जा रही है? व्यवस्था थी, 2011 तक थी, 11 के बाद बंद हो गई किन्हीं कारणों से। कहीं न कहीं कोई न कोई माननीय न्यायालय का कोई उसमें उसका भी वो है, तो उस व्यवस्था को पुनः लागू करना या नए रूप में लागू करने का अनुरोध है। उत्तराखंड ओएनजीसी ऑडिटोरियम में ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा विभाग द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए चलाई गई मुहिम के अंतर्गत स्कूली छात्रों ने डायग्राम के माध्यम से ऊर्जा को संरक्षित करने हेतु चित्रकला का प्रदर्शन किया। ऊर्जा संरक्षण सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उत्कृष्ट कार्य हेतु स्कूली छात्रों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्कूली छात्रों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को निश्चित रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के साथ ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी हमें फोकस करना होगा ताकि ऊर्जा की कमी को पूरा किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि हमारा विभाग ऊर्जा संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। दिवस है, ऊर्जा संरक्षण दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि जहां हम बहुत सारे अनुसंधान जो हमारे हुए उस क्षेत्र में जो बहुत सारी चीज़ें एलईडी से लेकर तमाम चीज़ें जो हमको मिली है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, विंड ऊर्जा के क्षेत्र में, उन सभी को जहां हम बढ़ाने पर, उसकी प्रगति पर लगातार काम करेंगे, वहीं ऊर्जा को जो संरक्षण करने के लिए, उसको बचाने के लिए अपने अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे। इस दिवस पर मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। संरक्षण दिवस है, ये एक नेशनल डे है और ऊर्जा संरक्षण की जो मैसेज है उसको पूरे कंट्री में ले जाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर ये मनाया जा रहा है। और ऊर्जा संरक्षण सभी लोगों की प्रायोरिटी में होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक इंस्टीट्यूशन, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक कार्यालय ऊर्जा की बचत करेंगे तो बहुत बड़ी बचत होगी। राष्ट्रीय उत्तराखंड में बिजली दरें एक बार फिर से 5 से 8% तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सोमवार को ऊर्जा निगम की ऑडिट कमेटी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। घरेलू श्रेणी में 5%, कॉमर्शियल में 7% और उद्योग के लिए 8% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव यूपीसीएल बोर्ड और नियामक आयोग के पास होता है तो घरेलू में 25 पैसे और कॉमर्शियल में 35 पैसे और उद्योग में 40 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ेंगे। बढ़ोतरी के लिए नहीं हुई बैठक, बल्कि एआरआर के लिए बैठक। जो हम लोग जो बैठक करते हैं या बोर्ड जो पास करता है वो एआरआर, यानी पिछले साल क्या रेट थे, अब क्या रेट रहेंगे और क्यों ये रेट हमको लेना चाहिए या किस पर रिबेट मिलना चाहिए, उसके लिए बैठक होती है। ऐसा होता है कि कोई भी योजना, सपोज कीजिए कि किसी एरिया में वोल्टेज की समस्या है, 3 फेज लाइन बननी है, सब स्टेशन बनना है, ट्रांसमिशन लाइन बननी है, तो जो लाइन बनती है वो पैसा अल्टीमेटली कहीं और से नहीं आता है, कंज्यूमर से ही आता है, कंज्यूमर से ही आता है। और वो कंज्यूमर जो पिछले सालों देना था वो पैसा, वो चूँकि इसलिए नहीं दे पाए थे, उन प्रोजेक्ट्स को, उन परियोजनाओं की रिपोर्ट पूरी तरह से प्रॉपरली तब तक नहीं आ पाई थी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बहुत सारे क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं। उस समय की पोजीशन आप लोग जानते हैं, बहुत महंगे दरों पे हमको पिछले क्राइसिस पीरियड में खरीदना पड़ा। उसके चलते हम लोगों ने यूईआरसी में एक अनुरोध पिटीशन लगाया था अपने टैरिफ रिविजन के लिए। लेकिन जो टैरिफ रिविजन हुआ है वो यूईआरसी ने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मार्च 2023 तक के लिए है। मार्च 2023 के बाद हमारी पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम उसको उत्तराखंड पुलिस ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस के मोस्ट वांटेड सुशील गुर्जर सहित गैंग के 4 कुख्यात अपराधियों को मेरठ और देहरादून के आशारोड़ी चेकपोस्ट इलाके से गिरफ्तार किया। नामी अपराधी सुशील कुमार गुर्जर की इसी गिरोह ने पिछले दिनों देहरादून रेस कोर्स में एक बड़े व्यापारी को दिन दहाड़े बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया था। तो गिरफ्तार गिरोह के कब्जे से पुलिस ने 4 पिस्टल, जिंदा कारतूस, लूट की नकदी, 12 लाख की बेशकीमती घड़ियां, लूटी गई कार, एसएनसी पिस्टल सहित घटना में
प्रयुक्त कार भी बरामद हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मोस्ट वांटेड सुशील गुर्जर की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को 2.25 लाख का इनाम भी दिया गया, जिसमें डीजीपी उत्तराखंड ने 1 लाख, डीआईजी रेंज के 50,000 और एसएसपी देहरादून ने 25,000 रुपए का इनाम दिया। सुशील गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस सुशील गुर्जर को लेने देहरादून पुलिस के पास पहुंची। देहरादून पुलिस के मुताबिक सुशील गुर्जर के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण जैसे आधे दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। सुशील गैंग के अमृत उर्फ गुड्डू के खिलाफ भी देहरादून में 3 मुकदमे दर्ज है, जबकि गिरोह के सदस्य दीपक कुमार महिपाल के पास देहरादून में 2 गंभीर मुकदमे दर्ज हुए हैं। इतना ही नहीं, सुशील का दाहिना हाथ अतुल राणा के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल इस गिरोह का मेरठ के रोहटा गांव का निवासी सदस्य विशाल फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अट्ठाईस तारीख को एक रेस कोर्स में लूट की घटना हुई थी और उसी दिन हमारी टीमें लगी हुई थी तब से लेकर के। और ये एसके त्यागी है, मुकेश त्यागी है, इंस्पेक्टर एसएसआई है संदीप, और जो वहाँ नेहरू कॉलोनी का थाना प्रभारी लोकेंद्र, इनके साथ हमारी जो है एसओजी प्रभारी, ये सब टीमें हमारी लगी हुई थी। 5 टीमें हमने गठित करी। लगभग 700 सीसीटीवी फुटेज का देखा गया और कल शाम को इसमें 5 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें 4 लोगों की कल अरेस्टिंग हो गई है। इस प्रकरण में एक तो इग्निस कार गई थी, वो रिकवर हो गया। जिस कार सेब्रेले क्रूज एक ब्रांड की गाड़ी है, जिससे इन्होंने मौके पर जो है इसका रेकी करी थी, उसको हमने रिकवर कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में 6 गाड़ियाँ गई थी, लगभग 12 लाख की, वो बरामद कर ली गई है। 28 तारीख को एक रेस कोर्स में तो कैश और 12 लाख की घड़ियां बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। तो मोस्ट वांटेड ये अपराधी थे, जिसकी लगातार चाहे उत्तराखंड पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह कई मामले दर्ज है। तो लूट, हत्या जैसे कई ऐसे केसेस हैं जो इसमें दर्ज किए गए हैं इन अपराधियों के खिलाफ। तो पकड़े गए आरोपी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कैश और 12 लाख की घड़ियां बरामद हुई हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस विभाग को इनाम भी दिया गया। तो पकड़े गए आरोपी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मोस्ट वांटेड सुशील गुर्जर 4 गुर्गों के साथ गिरफ्तार हुआ है। हालांकि अभी भी एक साथी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो कैश और 12 लाख की घड़ियां बरामद की गई हैं। इसके साथ ही लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की गई है। उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर वन विभाग ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वन विभाग ने ऐसे अतिक्रमणों को चिन्हित कर बुलडोजर चलाना शुरू किया है। इसी क्रम में देहरादून वन प्रभाग ने 17 में से 15 अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया है। पूर्व में शासन की ओर से अतिक्रमण कर बनाए गए ऐसे धार्मिक स्थल चयनित करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं वन विभाग के मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वन महकमे की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी डीएफओ के आदेश दिए गए हैं कि जहां भी जो भी अतिक्रमण होंगे उसे ध्वस्त किया जाए। कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी तरह का अतिक्रमण हो, उसको हटाया जाएगा। और इसके लिए बिल्कुल साफ स्पष्ट आदेश है, किसी तरह का अतिक्रमण वन भूमि पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये धार्मिक स्थल से लेके निजी निर्माण भी हो, कोई भी होगा, इस तरह की हरकतें होंगी तो उस पर सख्ती से निपटा जाएगा। लगता है क्या कुछ जानकारी आपके संज्ञान में, फर्स्ट एड में कितना अतिक्रमण और कैसे बताया जाएगा? लगातार सभी डीएफओ को आदेश दिया गया। सभी डीएफओ अपने अपने क्षेत्रों में देख रहे हैं कि जहां पर भी किसी अतिक्रमण की कार्रवाई है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। कोई भी धार्मिक स्थल लक्सर तहसील के शेरपुर बेला और माढ़ा बेला गांव की सीमा पर ग्राम पंचायत की जमीन को लेकर दोनों गांवों के ग्रामीणों में विवाद शुरू हो गया, जो मारपीट और पथराव में तब्दील हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस के ऊपर भी ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद मौके पर हरिद्वार एसएसपी पहुंची और मामले को शांत कराया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात की गई है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि शेरपुर और माढ़ा बेला पहले ही एक ही ग्राम पंचायत थी, लेकिन
लेकिन परिसीमन के बाद दोनों ग्राम पंचायतों को अलग अलग कर दिया गया। विवाद की जड़ दोनों ग्राम पंचायतों की सीमा से सटी हुई गंगा नदी की 8 हेक्टेयर जमीन है, जिसके मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। वहीं एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। किसी भी सूरत में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए गांव में पुलिस फोर्स तैनाती भी की गई है। दो गांव के बीच में ग्राम समाज की भूमि है, इसको लेकर पूर्व में विवाद था और इसमें जो है विवाद को देखते हुए पुलिस द्वारा पूर्व में भी 107-16 जो प्रिवेंटिव कार्रवाई होती है उसको पाबंद भी किया गया था और इसमें एसडीएम लक्सर द्वारा मौके की पैमाइश करके स्थिति को जो भूमि थी उसको क्लियर कर दिया गया था। लेकिन आज दोनों पक्षों के जो गांव के लोग हैं उसमें इकट्ठा हो रहे थे और विवाद बढ़ता देखकर थाने से जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर और चीता वालों को भेजा गया था, जो कांस्टेबल थे, कि जो है कोई दोनों पक्षों में कोई वाद विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो और अपनी घटना ना हो। इसको देखते हुए फोर्स को वहां जब भेजा गया, 3 लोग वहां गए थे मौके पर। जब उनको वहां वार्ता के लिए बुलाया गया थाने पर और लेके आ रहे थे वहां पर, तो वहां पर कुछ लोग उत्तेजित होकर और जो है एक राय होकर पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए फिर उसमें जो है पथराव किया गया। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे आईएफएस अफसर किशन चंद की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस ने आधा दर्जन टीमों को लगा दिया है। एडीजी विजिलेंस अमित सिन्हा का कहना है कि कई गंभीर साक्ष्य मिलने के साथ ही हाईकोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी हट गई है। बार बार बुलाए जाने के बावजूद वह बयान देने के लिए नहीं आ रहे हैं और इस बाबत उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। वह बयान अपने दर्ज कराएं और अपना पक्ष रखें ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। आपको बता दें कि किशन चंद की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश चल रही है, लेकिन वह फरार है। टीमें हमने बनाई हुई हैं और मैं तो बल्कि उनके परिजनों से अपील भी कर रहा हूं कि वो बयान देने आए कम से कम, बिकॉज बयान देना बड़ा आवश्यक है। वो चूंकि हमें बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे इस बहुत महत्वपूर्ण जांच में, तो इसी कारण से हमें दबिश की टीम निकालनी पड़ी। और मेरा आप लोगों के माध्यम से उनके सहयोगियों को भी अपील होगी कि कम से कम उसे ये समझाएं कि एक बार आकर वो अपना बयान दें, जो भी उनका बयान है, क्योंकि हम जिस तरह की जांच है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और गंभीर आरोप उन पे सिद्ध हो रहे हैं। सर किन किन ठिकानों पे? अभी देखिए, अभी हम लोग ने करीब 5 टीमें उनके लिए बनाई हुई थी, जो कि कम से कम देखे कि कहाँ पे हैं वो। तो उसमें हम लोगों ने अभी मेरठ में और उनके गाँव में और हरिद्वार के कुछ स्थानों पर, साथ में दिल्ली भी हमने दबिश का प्रयास किया है। हम लोग का तो प्रयास। वहीं अल्मोड़ा जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इसी दौरान जिलाधिकारी ने पाला सीजन को देखते हुए सभी चयनित पालाग्रस्त सड़कों में पाला क्षेत्रों के दोनों असावधानी वाले संकेत बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने वाहनों को सघन रात्रि चेकिंग करने को भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही नशे में गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग के चालान को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा समिति की हर 15 दिन में एक बैठक सभी एजेंसीज के साथ हम लोग जनपद में करते हैं। आज भी एक बैठक रखी गई थी, जिसमें विशेष रूप से सर्दियों में जो पाला के कारण दुर्घटनाएं होती हैं गाड़ियों के फिसलने से, उसमें चेतावनी बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वर्तमान में शादियों के सीज़न में दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं, तो उसमें प्रवर्तन की जो कार्रवाई है उसको बढ़ाने के निर्देश दिए। ऋषिकेश की आईडीपीएल कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने सेव द आईडीपीएल बैनर के तले क्षेत्र में मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस के माध्यम से लोगों ने सरकार से कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बेघर नहीं करने के लिए अपील की है। लोगों का कहना है कि फैक्ट्री भले ही सरकार ने बंद कर दी हो, मगर अपने जीवन में कई अहम साल उन्होंने फैक्ट्री चलाने के लिए दिए हैं। अब आईडीपीएल की लीज खत्म होने के नाम पर लोगों को बेघर करने की साजिश रची जा रही है। सरकार को यदि आईडीपीएल कॉलोनी खाली करानी है तो किसी भी योजना के तहत आईडीपीएल में रहने वाले लोगों को पहले जमीन उपलब्ध कराकर बसाया जाए। लोगों ने चेतावनी दी है, यदि बिना विस्थापन के कॉलोनी को जबरदस्ती खाली कराने की कोशिश की जाएगी तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। हमारे प्रदेश की संवेदनशील सरकार भी हम हजारों परिवारों के भविष्य को लेकर कोई उचित फैसला ले, उचित निर्णय ले, या फिर अगर इसमें किसी तरह की तकनीकी समस्याएं आती हैं तो अभी कैबिनेट की मंजूरी के पश्चात जो पुनर्वास 2022 नीति
लागू करी गई है, उस नीति के पुनर्वास नीति के तहत हम हजारों परिवारों को पुनर्वास करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई जाए। और हम पूरी उम्मीद करते हैं, हमें पूरा यकीन है कि हमारे देश की जितनी संवेदनशील सरकार है, हमारे प्रदेश के जो इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हम हजारों परिवारों के भविष्य को ध्यान में रखते कोई उचित निर्णय अवश्य लेंगे। और अब तक के लिए हमारे हजारों परिवारों के भविष्य को लेकर जो चिंता व्यक्त करी गई है और जो सहयोग प्रदान किया गया है माननीय मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी की तरफ से, हम हजारों परिवार हृदय तल की गहराई से उनका आभार व्यक्त कर हमारे देहरादून रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षा जागरूकता सप्ताह जीआरपी द्वारा चलाया जा रहा है। बुधवार को इस अभियान में डीआईजी रेणुका देवी ने शिरकत की और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने यात्रियों को जागरूक रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि रेल में अगर यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान की खुद सुरक्षा करें, किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करें और न ही अपने बारे में किसी भी दूसरे व्यक्ति को कुछ भी बताएं। लोगों को थोड़ा वो कर सकते हैं ना, बिकॉज रेलवे में भी पुलिस रेलवे स्टेशंस में और ट्रेन में भी घटना घटित हो जाते हैं और उसमें कंप्लेंट्स भी हमारे पास कम आते हैं बिकॉज लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। इसलिए हम अभी ये पैसेंजर सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक ये हम अभी चला रहे हैं। इसमें जितना भी जीआरपी थाना है सभी थानों में चौकियों में ये अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं। उसमें कितना भी यात्री वहाँ पर रेलवे स्टेशन में आते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं। आप ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, अपना सामान को कैसे सुरक्षित रखें, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, सामान चोरी हो जाता है, किस तरीके के सावधान रखना। और जहर पुरानी है वो भी एक ट्रेन में बहुत बड़ा घटना घटित करते हैं। उस किसी के साथ कोई घटना घटित होता है सो वो किससे संपर्क करें, सो इस संबंध में अवेयरनेस किया जा रहा है। देहरादून को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से जोड़ने वाले भोपाल पानी पुल की अप्रोच रोड में दरारें आ गई है। तो रिटर्निंग वॉल धंसने से चलते यह दरारें आई है, जिसके बाद इस पुल पर वाहनों के आवागमन को वन वे कर दिया गया है। दरअसल इस पुल को बने अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और इतनी कम अवधि में ही इस पुल में रिटर्निंग वॉल पर धंसना पुल की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। इससे पहले भी इसी मार्ग पर एक और पुल की अप्रोच रोड में धंस गई थी और उस दौरान कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई थी। पुल में दिक्कत आई थी या जहाँ पे भी पुलों में दिक्कत आ रही है तो उसकी प्रॉपर जांच कराई जा रही है और जांच कराकर जो भी संबंधित है, जो भी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों काफ़ी मतलब जो दोषी थे उनको निलंबन किया गया। निलंबन के बाद उनके खिलाफ मतलब प्रतिकूल प्रविष्टि या उनका वेतन रोकना, सारी चीज़ें कार्रवाई की गई हैं। उसी तरह से इस वाले पुल में भी जैसे ही आई तो रात में ही हमने ईएनसी से बात की और ईएनसी को निर्देश दिए कि मौका मुआयना करें और मौका मुआयना करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। तथ्यात्मक रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई भी दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ में करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाएंगे। नहीं, अभी सुबह में देखा है। अब उसके बाद उसका क्योंकि तकनीकी रूप से उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी और जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे। पहले भी इस संबंध में बात हुई थी तो लगभग जैसा कि सब मिला के लगभग 3000 के करीब पुल थे। 3000 के पुलों में उसकी हमने सेफ्टी ऑडिट भी कराई थी मोरबी की घटना के बाद और लगातार एक पीरियोडिकल उसका सेफ्टी ऑडिट होता रहता है। 36 पुल ऐसे निकले जिसमें कि यातायात रोका भी गया है और उसमें ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अगर उसको कुछ ऐसे पुल हैं जिसको कि ठीक किया जा सकता है तो उसको ठीक किया जाए और अगर जो बिल्कुल लग रहा है कि खतरनाक मतलब कि उसको करेक्टिव मेजर्स उस पर नहीं लिए जा सकते हैं उस पर यातायात रोक दिया जाए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।